नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल भारत एजुकेशन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। भारतीय संविधान की विशेषताएं भाग 2 को आज हम पढ़ेंगे। भाग फर्स्ट को पढ़ लिया था, उसकी जो PDF फाइल है वो हम इस वीडियो के डिस्कशन में आपको मिल जाएगी। अब पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्या है। भारतीय संविधान का मूल स्रोत क्या है? अ संसद है, ब न्यायपालिका है, स भारत की जनता है, द भारत का प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों इसमें स ऑप्शन राइट हो जाएगा, भारत की जनता। ये बात कहाँ पे लिखी हुई है? तो दोस्तों भारत की जो भारत संविधान की जो प्रस्तावना है, ये बात उसमें लिखी हुई है कि हम भारत के लोग भारत को। तो पहले क्वेश्चन का स ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मूल ढांचे की अवधारणा सर्वप्रथम कब आई? या ऐसा कह सकते हैं कि मूल ढांचे की अवधारणा संविधान में सर्वप्रथम किस मामले में आई? ऑप्शन है अ केशवानंद भारती मामला 1973, ब गोलकनाथ वाद मामला 1967, स मिनर्वा मिल्स मामला 1980, द SR बॉम्बे मामला 1994। तो इसमें दोस्तों पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, केशवानंद भारती मामला। केशवानंद भारती मामला जिसमें मूल ढांचे की अवधारणा आई। अब इसको एक एक पॉइंट पर बात करेंगे। केशवानंद भारती मामला 1973 में हुआ। इसमें कहा था कि प्रस्तावना को संविधान का भाग माना। इसमें प्रस्तावना को संविधान का भाग माना और इसके मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। तो दोस्तों ध्यान से सुनना, इसके मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। तो मूल ढांचे की अवधारणा केशवानंद भारती मामले में आई। फिर गोलकनाथ वाद मामला। गोलकनाथ मामला, इसमें दोस्तों प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना। तीसरा है मिनर्वा मिल्स मामला जो कि 1980 में हुआ। भारतीय संविधान, इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की जो नींव है वो मौलिक अधिकारों तथा नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई हैं। फिर चौथा मामला है SR बॉम्बे मामला जो कि 1994 में हुआ। इसमें कहा गया कि जो अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उसका दुरुपयोग दोस्तों बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो इस दुरुपयोग को कम करने के लिए इस फैसले को लागू किया गया और इस फैसले के तहत ही अनुच्छेद 356 के दुरुपयोग को रोका गया। और इसमें दूसरी बात यह थी कि संविधान की आधारभूत संरचना का भी सिद्धांत दिया। संविधान की आधारभूत संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत SR बॉम्बे वाद में दिया गया। तो तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? दोस्तों अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? तो दोस्तों अब इसमें कई बार हम कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि अनुच्छेद 368 में 2 प्रकार से संविधान में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन भारतीय संविधान में संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। कौन कौन से 3 प्रकार? एक तो साधारण बहुमत द्वारा, दूसरा विशेष बहुमत द्वारा। साधारण बहुमत मतलब साधारण मतों के द्वारा। दूसरा विशेष बहुमत द्वारा मतलब कुल उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो ये विशेष बहुमत हो गया। और विशेष बहुमत प्लस तीसरा है विशेष बहुमत प्लस राज्यों का अनुमोदन। तो ये 3 बातें थी, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत साधारण बहुमत नहीं था। इसमें पहला विशेष बहुमत लिखा हुआ है और दूसरा है विशेष बहुमत प्लस
आदि राज्यों का अनुमोदन। अब 368 में और क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। अनुच्छेद 368 में एक बात तो ये लिखी हुई है कि इसमें 2 तरीक़ों से संशोधन किया जा सकता है। दूसरी बात ये लिखी हुई है कि संशोधन जो करने की शक्ति है वो हमारे भारतीय संसद के पास है। और तीसरी बात लिखी हुई है कि संशोधन को स्वीकृति अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति देगा। और इसमें और ये भी बात लिखी हुई है कि इसमें राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 368 में संविधान में संशोधन 2 प्रकार से किया जा सकता है। कई बार सवाल पूछा भी गया है। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में सही है। मॉरिस जोन्स, इसमें से ये बताना कि कौन सा सही है। तो ये स्टेटमेंट है कुछ और किन किन लोगों ने इनका स्टेटमेंट दिया। मॉरिस जोन्स ने भारतीय संघवाद को सौदेबाजी का संघ कहा। दूसरा, ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद का। केसी वेयर ने अर्ध संघवाद का। तो दोस्तों, मॉरिस जोन्स ने सौदेबाजी का संघवाद का, ये राइट है। ऑस्टिन ने सहकारी संघवाद का, ये भी राइट है। केसी वेयर ने अर्ध संघवाद का, ये भी राइट है। अब इनमें से तीनों कूट दिख रहे हैं, तो 2 ऑप्शन में दिख रहे हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तो 2 ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अब 5वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में न्यायपालिका की विशेषता है। भारत में न्यायपालिका की विशेषता है अ एकीकृत, ब स्वतंत्र, स एकीकृत और स्वतंत्र, द दोनों नहीं। तो दोस्तों, भारत की जो न्यायपालिका की विशेषता है, एकीकृत भी है और स्वतंत्र भी है। अब एकीकृत क्या होता है? एकीकृत मतलब सर्वोच्च स्तर पर हमारे सुप्रीम कोर्ट है, उसके अधीन हाई कोर्ट है और उसके अधीन जिला व सेशन न्यायालय हैं। तो एक यह श्रृंखला रूपी है। जिला स्तर पर जिला न्यायालय, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट और केंद्र स्तर पर सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो हो गया एकीकृत। स्वतंत्र मतलब कार्यपालिका और विधायी अंगों से स्वतंत्र, कार्यपालिका और विधायी अंगों से दोनों से स्वतंत्र ये अंग है। तो इसका स ऑप्शन राइट हो जाएगा। 6ठे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रिट याचिका जारी करता है। रिट है वो जारी कौन कौन करता है? तो अ सर्वोच्च न्यायालय करता है, ब उच्च न्यायालय करता है, स दोनों न्यायालय करता है या द दोनों न्यायालय नहीं करते हैं। तो दोस्तों, एकदम बता देना चाहते हैं कि इसमें सुप्रीम कोर्ट भी याचिका जारी करता है और हाई कोर्ट भी जारी करता है। तो इसमें स ऑप्शन राइट हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेक्षण, प्रतिषेध, अधिकार प्रसार। और उच्च न्यायालय है वो अनुच्छेद 226 के अंतर्गत 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। उसके अतिरिक्त एक रिट और जारी करता है जिसे इंजेक्शन कहते हैं। इंजेक्शन मतलब हाथों हाथ राहत। तो इसका दोनों न्यायालय हो जाएगा। अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट करता है और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट। 7वां क्वेश्चन। भारत में सार्वभौमिक मतदान करने की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई? दोस्तों, पहले जो मतदान करने की आयु थी वो 21 वर्ष थी, उसको 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया? तो इसमें देखते हैं। अ 42वां संविधान संशोधन द्वारा, ब 44वां संविधान संशोधन द्वारा, स 61वां संविधान संशोधन द्वारा और द 52वां संविधान संशोधन द्वारा।
तो दोस्तों इसमें सब ऑप्शन राइट हो जाएगा। 61वां संविधान संशोधन 1989 द्वारा मतदान करने की जो आयु है वो 18 वर्ष की गई, और जो 52वां संविधान संशोधन है वो दल बदल से संबंधित है, ये भी ध्यान रखना है, जिसमें भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और 44वां संविधान संशोधन वो संपत्ति के अधिकार से है, और 42वां संविधान संशोधन जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें से कई प्रकार के संशोधन भारतीय संविधान में किए गए हैं। अब 8वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपातकाल के बारे में सही नहीं है। दोस्तों बताना है कि आपातकाल के बारे में इनमें से कौन सा सही नहीं है। और 352वें अनुच्छेद में बाहरी आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, इन अनुच्छेदों में ये चीज़ें लिखी हुई या नहीं है, लिखी हुई है या नहीं है। तो 352 में बाहरी आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपात, 352 में बाहरी आक्रमण, युद्ध, आंतरिक अशांति। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, पहले ऑप्शन की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे 352 दो बार आया हुआ है, बाहरी आक्रमण, युद्ध, सशस्त्र विद्रोह, और इस ऑप्शन में है बाहरी आक्रमण, युद्ध और आंतरिक अशांति। तो दोस्तों एकदम क्लियर करना चाहते हैं कि पहले जो संविधान में आंतरिक अशांति शब्द था, लेकिन वर्तमान में यह शब्द नहीं है। ये शब्द 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया है, और इसमें इसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। तो अपना ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अब एक एक पर पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। 352 इसमें आपातकाल लगता है, पूरे देश में लगता है। अब तक 3 बार ये आपातकाल लग चुका है। पहला आपातकाल भारत चाइना युद्ध के समय लगा था 26 अक्टूबर 1962 में, ये 3 बार लगा है। 352 के अंतर्गत आपातकाल, ये ध्यान रखना है। दूसरा आपातकाल 3 दिसंबर 1971 के तहत लगा है, भारत पाक युद्ध के समय। और तीसरा जो आपातकाल लगा था वो 1975 में लगा था, आंतरिक अशांति के कारण ये जो आपातकाल लगा था। उसके बाद में जो 1977 में जो नई सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई की सरकार बनी, तो उन्होंने ये आंतरिक अशांति शब्द को हटाकर उसकी जगह पर सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया है। तो ये 3 बार लगा है, ध्यान रखना। फिर 356 में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, जहाँ पर संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण ये राष्ट्रपति शासन राज्यों में लगता है। ये पूरे देश के राज्यों में 125 से अधिक बार लग चुका है। राजस्थान की बात करते हैं तो ये अब तक 4 बार लग चुका है। राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लग चुका है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात, ये अभी तक भारत में एक भी बार नहीं लगा है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कर रखा है। दोस्तों संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कर रखा है। इनमें से किन में मंत्रिमंडल शब्द का उल्लेख कर रखा है? तो दोस्तों बता देना चाहते हैं, आपको पता है कि अनुच्छेद 356 हमने अभी पढ़ा था, अनुच्छेद 356 पढ़ा था, उसमें राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात की गई थी। तो ये मंत्रिमंडल शब्द है, या कैबिनेट मंत्री कह सकते हैं। तो ये दोस्तों भारतीय संविधान में एक ही बार प्रयोग हुआ है, वो भी 352वें अनुच्छेद में हुआ है। और ये मंत्रिमंडल शब्द 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया, 44वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से 6 वर्ष किया गया? यहाँ पे मिस्टेक हो गया, 5 वर्ष से 6 वर्ष किया। किस संविधान संशोधन द्वारा जो लोकसभा और राज्यसभा का कार्यकाल था वो 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया? इसमें दोस्तों ऑप्शन दे रखा है 42वां संविधान संशोधन, ब 44वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, द 52वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों एकदम क्लियर करना चाहते हैं कि ये जो लोक कार्यकाल था ये 42वां संविधान संशोधन 1977 द्वारा बढ़ाया गया था। जो 5 वर्ष का जो कार्यकाल था उसको 6 वर्ष कर दिया गया था। तो अपना ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। 5वीं लोकसभा का कार्यकाल, कभी सवाल भी बन सकता है कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रहा? तो 5वीं लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष रहा। और वापस अभी आपको पता है कि 5 वर्ष ही है कार्यकाल, तो 6 से 5 वर्ष कब किया गया? तो वो उसका ऑप्शन 44वां संविधान संशोधन राइट हो जाएगा। यदि क्वेश्चन बन जाता है कि लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से 5 वर्ष तक कब किया गया? तो ये 44वां संविधान संशोधन करना, और 5 से 6 वर्ष 42वां संविधान संशोधन द्वारा। तो ये ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन से हमने 3 बातें सीखी। एक तो लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष कब किया गया? 42वां संविधान संशोधन द्वारा। 6 से 5 वर्ष कब किया गया? 44वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन सी लोकसभा का कार्यकाल 5 से 6 वर्ष किया गया? तो 5वीं लोकसभा का। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। 11वां क्वेश्चन, अब तक संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? दोस्तों अब तक संविधान में कुल कितने संशोधन हो चुके हैं? वर्तमान स्थिति की हम बात करें तो 166 संविधान संशोधन हो चुके हैं। अब हम पहला तो 100वां संविधान संशोधन, ये भारत और बांग्लादेश की सीमा से संबंधित हैं, जिसमें भारत के 51 और बांग्लादेश के 111 क्षेत्र आपस में हस्तांतरित किए गए। कुल मिला के 162 क्षेत्र थे, जिसमें भारत के 51 क्षेत्र बांग्लादेश ने दिए और भारत ने 111 क्षेत्र बांग्लादेश को दिए। फिर 102वां संविधान संशोधन, 101वां आपको पता है, 101वां जीएसटी से संबंधित है। फिर 102वां संविधान संशोधन, इसमें ओबीसी आयोग को 102वां में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर 103वें में आर्थिक आधार पर ईडब्ल्यूएस की नई श्रेणी बनाई, जिसमें आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया गया। और 146वां संविधान संशोधन जो अभी हाल ही में हुआ है, इसमें 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो एससी व एसटी की लोकसभा और विधानसभा का जो सीटों का आरक्षण है वो 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, 70 से 80 वर्ष कर दिया गया है। ये अब जो लोकसभा और विधानसभा में जो आरक्षित सीटें हैं वो अब 2030 तक रहेगी। तो दोस्तों अब हम बताते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा में एससी व एसटी के लिए कितने सीटें आरक्षित हैं। तो दोस्तों एससी के लिए 84 सीटें जो लोकसभा में आरक्षित हैं, 84 सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं। और एसटी के लिए 47 सीटें लोकसभा में आरक्षित हैं। अब हम राजस्थान विधानसभा की बात करें तो एससी के लिए 34 सीटें और एसटी के लिए 25 सीटें की आरक्षण का प्रावधान है। अब